हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको LLB फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा है और सेमिस्टर फर्स्ट का हमारा जो सेकंड पेपर है जिसका कोड है हमारा 1002 इन 1002, जिसको कहते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान। देखो, जब हम LLB करते हैं तो हमारे भारत के संविधान में दो सेमेस्टर मतलब 2 बार पेपर होते हैं। तो ये हमारा हम इससे फर्स्ट इसलिए लगाते हैं कि ये फर्स्ट सेम में आता है हमारे में, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये है अनुच्छेद 1 से लेके और 51 कै तक, ये हमारे फर्स्ट भाग में यानी फर्स्ट सेम में आता है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट जो होगा हमारा सेकंड सेम में आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको भारत का संविधान फर्स्ट या कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आज अब से पहले बच्चों की काफ़ी कमेंट आ रही थी, सर वीडियो नहीं डाल रहे हो, सर वीडियो बनाओ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं डल पा रही थी। आज आपकी सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी और आप निरंतर वीडियो को देखते रहिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे जो है वीडियो को देख के ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपसे कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी जो वीडियो आती है, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारी वीडियो जैसे आएगी आपको तुरंत पता चलेगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब से पहले मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 3 से 4 ऑलरेडी करा चुका हूँ। और कुछ बच्चों की कमेंट आई कि सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे एक वीडियो डाल दो, कौन कौन से आएंगे। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। मैं ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज वहां पे डाल चुका हूं, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में कैसे जाओगे, अगर किसी पे जाना नहीं आता तो मैं भी आपको बताता हूं। उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको सिलेबस नहीं मिल रहा है और वो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो डालो, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अब से पहले काफ़ी टॉपिक डाल चुका हूं। तो आप कैसे चेक करोगे, जब हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल को आप खोलोगे, ऐसे वीडियो चल रही होगी, तो आप इस पे जाना है, हमारे फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट आपको लिखी मिल जाएगी, वीडियो के साइड में ये है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे बेटा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इसमें टॉट के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, यहाँ पे पेपर नॉलेज है, हमको पेपर के बारे में क्या नॉलेज लेनी है LLB वालों के। यहाँ पे है फर्स्ट सेमिस्टर LLB फर्स्ट सेम के प्रीवियस पेपर हैं, सभी प्रीवियस पेपर इसमें हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन और ये है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपका पेपर हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन पे जैसे क्लिक करोगे आपकी यहाँ पे ये सारी वीडियो आ जाएंगी, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। और जो बच्चे ये कह रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे वीडियो बना दो, तो मैं उनके लिए दिखाना चाहता हूँ कि मैंने वो वीडियो बना दी है, ठीक है। इसमें जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले ही भारत का संविधान भाग 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर आपके सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे आपको सबसे पहले आपके मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ से जाके देख सकते हो, ऐसे प्लेलिस्ट खोलना यहाँ पे, जैसे वीडियो को स्वैप होती है हमारे, तो ऐसे यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके आप इनमें से चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे ऊपरी वाली वीडियो ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं सभी क्वेश्चन आपके अब कराने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है ना। तो चलते हैं अपना आगे। सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ वीडियो को ज़रा भी कट करके ना देखिएगा। अगर आपने वीडियो कट करके देखोगे तो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों की मेहनत बेकार जाने वाली है। उससे क्या होगा, आपके समझ में अच्छा नहीं आने वाला है। दूसरी बात, अगर आप जब मेरी वीडियो को देखा कर तो आप अपने पास एक ऐसी डायरी ले लिया करो और एक पेन ले लिया करो, जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट बातें आती हैं उनको आप नोट कर लिया करो, ठीक है ना। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जब मैं और साधारण लैंग्वेज में बोलता हूँ तो आप उन्हें उतार लिया करना। और कुछ बच्चों की ये कमेंट थी कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमको टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। आज मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, आपको किस तरह से अपना टाइम कवर करना है, ठीक है, किस तरह से पेपर देना है जिससे आपका
पेपर जो जल्दी से कवर हो जाए और आप पूरे टाइम में 100 नंबर का पेपर कर पाओ। हम पहले मौलिक अधिकारों को समझते हैं। मौलिक अधिकार होते क्या है? जैसे कोई देश है, उस देश के अंदर कानून का, विधि का सर्वोच्च स्थान होता है, तो कानून के ही अकॉर्डिंग आदमी को चलना होता है। उसमें आदमी को कोई छूट नहीं होती है कि कानून के अधिकार, कानून के अनुसार ही चलो। लेकिन भारतीय संविधान ने भाग 3 में ये कहा है कि आदमियों को कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं दे दी जाए, मूल अधिकार दे दिए जाए। जो मूल अधिकार हैं कौन कौन से? तो एक तो हमारा मूल अधिकार है समता का अधिकार बेटा, समता का अधिकार। एक है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता। एक है शोषण के विरुद्ध, मतलब कोई हमारा शोषण ना करे। एक है धर्म व संस्कृति, ठीक है। एक है शिक्षा संबंधी अधिकार हमें, और एक है संवैधानिक उपचार। ये 4 अधिकार है। देखो, समता मतलब सभी को समान माना जाए, स्वतंत्रता मतलब सभी को, किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला जाएगा किसी कार्य को करने के लिए। शोषण, किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करा जाएगा, उसे दबाया धमका के कोई काम नहीं कराया जाएगा। धर्म में संस्कृति की स्वतंत्रता, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से अपने धर्म के अनुसार उसे स्वतंत्र रूप से मान सकता है। शिक्षा, सभी व्यक्तियों को 14 वर्ष तक तो पढ़ना अनिवार्य ही होता है, और आगे पढ़ना उनका एक अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है, वो कभी तक पढ़ सकता है। कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति 40 साल या 50 साल के बाद पढ़ेगा नहीं, आपको जब तक पढ़ना पढ़ सकते हो। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार संविधान में दिए गए सभी अधिकारों को मानने का उन्हें पूर्ण अधिकार है, ठीक है ना, उनके अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, जो बच्चे कह रहे थे इम्पोर्टेंट वीडियो, उनकी भी मैंने परेशानी हल कर दी। दूसरे कह रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है, तो आज मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन सेट करा है इसी तरीके से सेट करा है, बिल्कुल जैसे आपको कॉपी में लिखना है। ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज समझने के लिए थोड़ी सी मैंने लॉन्ग कर दी है। आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार मैं आपको बता चुका हूं, मौलिक अधिकार होते क्या हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों को हम मूल अधिकार भी कह देते हैं। इन बातों को ध्यान रखना, मूल या मौलिक बात एक ही है, मूल या मौलिक, ठीक है। तो आप समझ लेना, कहीं मूल आ जाता है, कहीं मौलिक आ जाता है, ठीक है ना। ये अधिकार हैं क्या हमारे? अधिकार। और देखो, एक बात और बता दूं, बच्चे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर नहीं समझ पाते हैं। मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं, ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य बेटा क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। ये अलग हैं कर्तव्य, और अधिकार अलग हैं। तो ये हैं अधिकार जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन्हें संविधान में शामिल करने का उद्देश्य एवं महत्व क्या है, मतलब इनको संविधान में हमने क्यों जोड़ा है, इनका क्या उद्देश्य है। मतलब देखो, किसी चीज को हम, जैसे आज हम LLB कर रहे हैं, हमारा LLB करने का उद्देश्य क्या है, हम LLB क्यों कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारा उद्देश्य है ना, हम LLB किस लिए कर रहे हैं। तो इसी प्रकार संविधान में ये कहा गया है, इन्होंने बूझा है कि संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या करवाना चाहते हैं हमसे, और उनका महत्व क्या है। अगर वो लागू भी कर रहे हैं तो उनका महत्व हमारे लिए क्या है, ठीक है। ये बातें हैं। दूसरी बात, मूल अधिकारों का आवेदन कौन कर सकता है। इन्होंने कहा है कि मूल अधिकारों का जो आवेदन है वो कौन कर सकता है। मूल अधिकारों का यहाँ पे बेटा लिख लेना, मूल अधिकारों, ये रह गया है, का निलंबन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। मतलब जो हमें मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, इनका निलंबन हमारा किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसको भी करा देंगे। अब ये यहाँ पे मैंने और करके अदर करके 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। आपका जब भी कोई क्वेश्चन आए तीनों का, आपको कैसे लिखना है वो सारी चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखो,
वीडियो को काटोगे जरा भी समझ में नहीं आने वाला है, लगातार वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है ना। चलते हैं। देखो कुछ बच्चे जो अपना कुछ डाउट हो, कोई बात हो, अपना जो लिखा करो, साफ साफ लिखा करो। कुछ बच्चों की जो लिखने की वो मुझे समझ में नहीं आ पाती है, तो उनसे कहना चाहता हूँ कमेंट करा करो। अगर हिंदी से हो तो हिंदी से कर दिया करो, इंग्लिश में अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी हिंदी लिखते हैं तो वर्डों को ज़रा पता नहीं कैसे लिख देते हैं, समझ में नहीं आ पाता है ना। तो अपनी कमेंट थोड़ा अच्छे से लिखा करो, है ना। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में देखो, सबसे पहले जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये कहते हैं ना कि जैसे हम व्यक्ति की पता करते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे रहता है, उसी प्रकार संविधान में हमें यह भी पता होना चाहिए कौन से अधिकार कहाँ पे हैं। जैसे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का घर कौन सा है, मौलिक अधिकार मिलेंगे कहाँ पे। अब एक बात बताओ, हमें किसी व्यक्ति के घर जाना है तो भाई सबसे पहले तो उसके घर की पता होनी चाहिए ना कि कहाँ पे है। तो ये है उनका घर, ये अनुच्छेद। मतलब अब हमें जाना है किसी एक से मिलने, उनसे कह दिया कि जी हमें आपके बच्चे से मिलना, कौन से उन पे 6-7 बच्चे हैं, तो आप यही तो कहोगे कि भैया दूसरे से, तीसरे से, या राम से, या श्याम से, या मोहन से, या अब्दुल से, यही तो कहोगे। तो इसी प्रकार हमें इससे पता चलेगा कि हमें किन किन के बारे में बताया गया। ये उनके नाम है, ये इनका घर है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों की परिभाषा नहीं है, जैसे हर किसी की परिभाषा होती है, ये क्या है क्या नहीं है, तो मौलिक अधिकारों की बेटा कोई भी परिभाषा नहीं है, सही है। बहुत से बच्चे ये सोचें कि मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दूं और एक फिर परिभाषा लिख दूं। मौलिक अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं है, कोई आप अपनी तरफ से कोई परिभाषा बना के एग्जामिनर को देने लगो, नंबर कट जाएंगे। अधिकारों को देखते हुए मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार कहे जाते हैं। देखो ये जो अधिकार हैं, हमने क्या देखा है कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो व्यक्ति भी अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। कि कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, सही है, शिक्षा लेना चाहता है, अपने धर्म की सुरक्षा करना चाहता है, उसे बढ़ाना चाहता है, शोषण नहीं करवाना चाहता है अपना। तो वो कहते हैं ना, ये चीज़ तो हमारे संविधान में अब 1950 के बाद हमें प्राप्त हो गई हैं। लेकिन इन चीज़ों का तो पहले से बोलबाला था कि हमें दबा के नहीं रखा जाए, हमें स्वतंत्र रखा जाए, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, संवैधानिक उपचारों और सभी को समान भाव से देखा जाए। तो इसका मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो प्राकृतिक अधिकार कहे जाते हैं, यानी ये जो अधिकार हैं पहले से ही हमारे समाज में थे, लेकिन इनको लिखिबद्ध कर दिया है, लिख दिया है कि हाँ ये अब है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मानव के स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना मानव के स्वतंत्र विकास की कल्पना करना बेकार है। अगर हम इन्हीं चीज़ों पे हम जो रोकथाम या प्रतिबंध लगा दें तो हमारे मौलिक अधिकारों की कामना करना बेकार, कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे कुछ भविष्य में कुछ हम कर भी पाएंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों का मानव के लिए अति आवश्यक है। अगर किसी से ये कह दिया जाए सरकार ने कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपकी शिक्षा को अधिकार को छीन लिया कि जिसको हम देंगे वही पढ़ेगा, तो आप क्या इस समाज में रह पाओगे? आप विचलित हो जाओगे। आपसे कोई ये कह दे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, आपको हमारे अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, वो अपने धर्म को अपने अपने अनुसार मान रहे हैं। अगर किसी मुसलमान से ये कह दिया जाए कि भाई तू हिंदू धर्म को अपना, हिंदुओं से कहा जाए कि तुम मुसलमान धर्म को अपनाओ या उनके अकॉर्डिंग चलो, तो क्या है, उनकी क्या छीन ली? स्वतंत्रता। तो इसमें कहा गया। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण हो रहा है, किसी को जबरदस्ती काम पर ले जा रहा है, मार पीट के भाई हमारे यहाँ काम कर, और उसे तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो उसका शोषण करा जा रहा है। तो इसके बिना भी हमारी जीवन यापन नहीं हो सकता। स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों से कह दिया जाए कि आप घर से बाहर हफ्ते में एक ही दिन निकलोगे, आप स्कूल के लिए एक दिन जाओगे, ट्यूशन के लिए महीने में एक दिन जाओगे, तो ये हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। या आप शादी ब्याह में डांस नहीं करोगे, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाओगे किसी फंक्शन में, तो ये हमारी क्या है? स्वतंत्रताओं को छीनना है। समता का अधिकार, सबको राशन बट रहा है, लेकिन जो गरीब है उनसे कह दिया जाए कि नहीं तुमको राशन नहीं मिल रहा है।
अमीर हैं, दादागिरी दिखाने वाले लोगों को राशन मिल रहा है, तो ये हमारे क्या छीन रहे हैं, हमारे समता के अधिकार को छीन रहे हैं। ठीक है, ये इनके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये हमारे समता के अधिकार को छीन रहे हैं। अभी मैं तुमको इन्हें मोटा मोटा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का मानव के लिए अति आवश्यक है, मौलिक अधिकारों का मानव के लिए अति आवश्यक है। आगे चलते हैं। अमेरिका और फ्रांस में इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में ग्रहण किया गया है। प्राकृतिक अधिकार से आप समझ गए होंगे कि जो ये अधिकार हैं पहले से ही विद्यमान हैं। भारत में जस्टिस सुब्बा राव ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, बच्चों की कमेंट आ रही थी बहुत ज़्यादा, 2-3 बच्चों ने कमेंट किया कि सर हम केस तो याद कर लेते हैं लेकिन उनके सन याद नहीं कर पाते हैं और उनके क्रम संख्या याद नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक शॉर्ट तरीका निकाल के ले आया हूँ। आप कमेंट करते हो, मुझे पता चल जाता है, तो आपकी समस्या को समाधान करने का मेरा हक बनता है। तो उनकी समस्या सॉल्व कर दिए। देखो, जो बच्चे कह रहे थे संख्या याद नहीं होती, तो आप इतना तो याद कर सकते हो, जस्टिस सुब्बा राव ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य वर्ष 1967, बस इतना याद कर लेना, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं घटने वाला है। ठीक है, मैं इन अधिकारों को प्राकृतिक व अप्रतिदेय बताया है। ठीक है, कोई आपसे कहने लगे कि किस केस में मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक बताया गया है, तो आप ये बता देना, जस्टिस सुब्बा राव ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं प्राकृतिक बताया। ये जस्टिस सुब्बा राव कौन है? इन्होंने ही निर्णय दिया है, इन्होंने ही अपना मतलब जो संसद में बैठ के इन्होंने ही कहा था कि ये जो अधिकार है प्राकृतिक अधिकार है। और किस बाद में कहा था? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में कहा था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं प्राकृतिक व अप्रतिदेय हैं। ठीक है, किसने कहा था? जस्टिस सुब्बा राव ने। ठीक है, हमारा जो केस है वो यहाँ से है। ठीक है ना, और आपको एक बीच में एक नॉलेज दे दूं, केस एंड अनुच्छेद एंड आर्टिकल, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी एक बार को थ्योरी हमारी कम हो रही है लेकिन हम एक केस और आर्टिकल्स हम दे रहे हैं, ठीक है, नाम, और यहाँ पे आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की संख्या बता रहे हैं कौन सा अनुच्छेद है, तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, है ना। आगे चलते हैं। मूल अधिकार को संविधान में शामिल के उद्देश्य एवं महत्व, ये बातें देखो मैंने क्वेश्चन में बताई थी कि इसके उद्देश्य एवं महत्व क्या है। क्या है उद्देश्य एवं महत्व क्या है? इन सब चीजों को मैंने बढ़ाना करते हुए सब चीजों का एक संक्षेप रूप में लिख दिया है। मूल अधिकारों को संविधान में शामिल के उद्देश्य एवं महत्व। मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना, मतलब एक ऐसी सरकार की स्थापना करना है जो विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, ना कि मनुष्य द्वारा संचालित सरकार की। मतलब यहाँ पे मौलिक अधिकार का महत्व और उद्देश्य ये है कि हमें एक ऐसी कानून व्यवस्था चाहिए जो सरकार द्वारा बने, ना कि ऐसी कानून व्यवस्था चले जो मनुष्य द्वारा संचालित हो, जो मनुष्य के द्वारा चले। इसमें एक जो है बात है प्रीवी नर्स AIR 1971। अगर आप इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, जिन बच्चों को सन याद करने में दिक्कत होती है, प्रीवी नर्स 1971 बस। तो प्रीवी नर्स ये उतार के न्यायाधीश हेगड़े ने यह कहा, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आया नहीं है तो ये हल्का सा है, अगली लाइन में है। तो हेगड़े ने कहा एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों, मतलब जो कम संख्या में किसी जाति धर्म के लोग हैं, का शोषण ना कर सके। मतलब जिन व्यक्तियों की संख्या कम है उनका क्या ना कर सकें? शोषण, उनके लिए है ये सब चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, कंटिन्यू बने रहिएगा। मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकारों का महत्व है क्या हमारे लिए, है ना, तो ये हम बताते हैं। एम नागराज बनाम भारत संघ AIR
2007 SC, SC का मतलब होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट, 71 में। और देखो अगर जिन बच्चों की ये शिकायत थी सर हमें याद नहीं हो रहा है, और जो बच्चा बेर बेर ब्लैक या वाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये करा है ब्लैक से और ये ब्लू से है, आप पूरा पैराग्राफ ब्लू से उतार सकते हो, और ब्लू से उतारने के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे ऐसे ब्लैक से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। जो बच्चा अपना समय बचाना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे AIR किसी के हमें क्या कर देना है, यहाँ पे वर्ष लिख देना है, और वर्ष को फिर हमें कैसे ले लेना है, ऐसे करके ले लेना अंदर, और बस ब्लू से उतार के ब्लैक से अंडरलाइन कर देना है। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक ना। M नागराज बनाम भारत संघ वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने कहा मूल अधिकार राज्य द्वारा दान नहीं है। भाग 3 मूल अधिकार प्रदान नहीं करता है वरन पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है। इन्होंने कहा था कि जो मूल अधिकार राज्य द्वारा हमें दान नहीं है, कि मतलब वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है कि हमने तुम्हें ये अधिकार दे दिए हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, कोई एहसान नहीं है। ये तो अधिकार हमारा प्राकृतिक विधि के अनुसार से चला रहा है, ये हमें तो प्राचीन काल से मिले आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इन अधिकारों को सुरक्षित कर दिया है। क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया है, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। कानून ने कहा कि इनकी भी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। किसी संविधान के बिना भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि वे मनुष्य वर्ग के सदस्य हैं। देखो एक बात बताओ, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, बेचारे अनपढ़ हैं, उनको भी पता रहता है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये नहीं है कि संविधान में जो लागू हैं, संविधान के बिना व्यक्ति को मूल अधिकारों को प्राप्त नहीं करा जाएगा या उनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, संविधान की पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सबको, एक भी व्यक्ति नहीं है। और एक बात बता रहे हैं, मूल अधिकार उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होंगे जो हमारे भारत देश में रहता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, या राजा हो, या रंक हो, सब के लिए समान है, ठीक है। मूल अधिकारों का आवेदन कौन कर सकता है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। देखो ये 10 नंबर में भी बनता है कभी कभार, ये क्वेश्चन कभी कभार 5 नंबर में भी बनता है, तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं। मूल अधिकारों का आवेदन मतलब मूल अधिकारों का आवेदन कौन कर सकता है, इसको अभी संक्षेप में बताएंगे। इनका दावा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके अधिकारों को भंग किया गया है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति था, वो स्वतंत्र रूप से अपने घर में शादी या फंक्शन करना चाहता था और उसने सभी नियमों का पालन करा, लेकिन कुछ दबंग गांव के लोग आए और उन्होंने बोला, या सपोज करो किसी गांव में एक व्यक्ति की बारात चढ़ रही थी, बेटी की बारात चढ़ रही थी, तो गांव के कुछ दबंग लोग आए, उन्होंने कहा कि इस गांव में आप बारात नहीं चढ़ा सकते हो, आप नीच कास्ट से हो, आप SC वर्ग से हो, या आप गरीब हो, या आपने हमारे साथ अच्छा नहीं कराया है, या आपने समाज में अच्छा नहीं कराया है, तो इन आधारों पे वो आपकी बेटी की बारात को नहीं रोक सकते हैं। अगर वो आपके इस अधिकार को छीन रहे हैं, स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, तो आप आवेदन ला सकते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी के कारण अपने अधिकारों को गरीबी के कारण लागू करने में सक्षम नहीं है, और एक बात और है, अगर वो व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों को छीना गया है, दबाया गया है, उस पर दबाव डाला गया है, अगर वो गरीब है और आवेदन के लिए उसके पास अगर पैसे नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, और वो सक्षम भी नहीं है, तो उसकी जगह उसका कोई संबंधित व्यक्ति, उसकी जान पहचान वाला व्यक्ति, या उसका पड़ोसी, कहने का मतलब ये है कोई अदर व्यक्ति भी उसके आवेदन पत्र को लागू करा सकता है, बशर्ते उस आवेदन पत्र पे जिसके साथ ये घटना हुई है उसके हस्ताक्षर हों। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंगूठे की मोहर हो, ठीक है, आवेदन पत्र पे। संख्या लोकहित कहाँ था, गरीबी के कारण लागू करने में सक्षम नहीं है, तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था लोकहितवाद द्वारा अपने अधिकार दिला सकती है। तो ये उनके लिए, देखो जैसे यहाँ पे हमने ब्लू से लिख रखा है और ये हमें ब्लैक से लिखना था, तो यहाँ पे हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, नंबर पूरे मिलेंगे और एग्जामिनर की नज़र सीधी इधर जाएगी और अच्छा नंबर देगा ना। तो लोकहितवाद होता है कि किसी अन्य ने बात कराया, तो ये हमें स्वतंत्रता दी गई है।
मूल अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं, मतलब हम अपने इन मूल अधिकारों का किन के विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। राज्य के विरुद्ध, अगर कोई भी राज्य है हमारे मूल अधिकारों को दबाता है, यानी राज्य में मुख्यमंत्री आ गया नया या पुराना है, वो हमारे अधिकारों को छीनना चाहता है कि तुम इस धर्म को मानो, आप पढ़ाई मत करो, स्कूलों को बंद रखो, मतलब एक तो होती आपत्तिकाल। आपत्तिकाल तो अलग बात है, अगर कोई हमारे अधिकारों को सही सलामत हालातों में छीनना चाहता है तो वो हम उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, संरक्षण हमें दिलाएगा, राज्य के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। प्राइवेट निगमित विकास के विरुद्ध संरक्षण, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है, कोई कार्य करना चाहता है और उसमें उनके हस्तक्षेप करा जाता है तो उसमें भी हम सरकार के खिलाफ संरक्षण के विरुद्ध हमें मिला हुआ है। अब आ जाता है तीसरा, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण। ये था प्राइवेट निगमित विकाय के विरुद्ध संरक्षण, और ये है प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण। इसमें समझ लेना, ये प्राइवेट निगमित या कोई प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। अब हम इनको चलते हैं आगे, इनको तो रट लेना, ठीक है, इनको रट लेना तीनों को। देखो, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण, अब इसको मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर बात, मतलब एग्जाम्पल पूरा दे रखा है, तो इसको अब मैं अच्छे से अब समझा दूंगा आपको ना। तो ये हमारा तीसरे नंबर का है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था रात, ये मतलब मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपके नोट्स बनाने में ये कुछ जल्दबाजी में 1-2 अंक लिखना रह गया है। और देखो, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने का की जगह की लिख दिया, 90-42 की जगह वो 80-42 की जगह 90-42 लिख दिया। भैया अब जैसे मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ ना, ये 1 2 3, ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण। आप कहो कोई कमेंट करके कि सर आपने तो 3 नंबर डाला ही नहीं है, हम कैसे प्रश्न को याद करें। मैच्योर हो, समझ सकते हो, ऐसे इन छोटी छोटी चीज़ों को काउंट मत करा करो। अगर कोई लैंग्वेज में रिदम बिगड़ रहा होता है तो उससे आप भी कनेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण, बोधिसत्व गौतम बनाम सुभद्रा चक्रवर्ती, मतलब एक ये लड़का था गौतम बुद्ध, बोधिसत्व गौतम, बनाम का मतलब होता है इसका इनसे केस चल रहा है, इन दोनों का, बनाम यानी बसिस, इन दोनों का, ठीक है, जैसे इन दोनों ने आपस में केस गिरा है, बनाम यानी इन दोनों का। तो 96 ISCC 490, तो इसमें आप कितना याद करोगे, बोधिसत्व गौतम बनाम सुभद्रा चक्रवर्ती, वर्ष लिख के 96 इतना कर दोगे। इस केस में था क्या, प्रत्यार्थी, देखो यहाँ पे आ छूट गया है ना, प्रत्यार्थी ने अपीलार्थी पर एक अभियोग पत्र दायर किया। अभियोग पत्र यानी कि एक केस डाला, उसमें उसने उस आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने झूठा आश्वासन देकर, मतलब प्रार्थी ने अपीलार्थी के प्रति, तो इसमें क्या था, प्रार्थी ने अपीलार्थी के एक अभियोग पत्र दायर किया जिसमें उसने उस पर आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने झूठा आश्वासन देकर उसके साथ मैथुन किया है और मंदिर में ईश्वर के सामने मांग में सिंदूर भरकर ढोंग किया है। मतलब एक व्यक्ति था बोधिसत्व गौतम नाम का, उसने क्या करा, एक महिला से कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तो उसने एग्री हो गई, उसको मंदिर में लेके गया, मंदिर में जाके उसकी मांग भरी, मांग भरने के बाद उसे अपने घर ले आया और उससे संबंध, नाजायज संबंध बनाए, और संबंध बनने के पश्चात उसको ये पता चला लड़की को कि इसने जो मेरे से संबंध बनाए हैं, जो शादी की है, ये इसका उद्देश्य मुझे घर में रखने का नहीं है, ये तो एक ढोंग पाखंड है, कुछ समय के लिए मुझे रखना चाहता है, ठीक है। भरकर ढोंग किया और गर्भवती होने पर, जब वो महिला गर्भवती हो गई थी, 2 बार गर्भपात करवाया और अंत में छोड़कर भाग गया। उसने क्या करा, पहले तो उसके संग शादी करी, शादी के बाद उसके संग संबंध बनाए, उसके बाद उसके जब पेट में बच्चा था तो उसके 2 बच्चों को उसने मरवा दिया, यानी अबॉर्शन करवा दिया, ठीक है ना। उसके बाद वह उस महिला को छोड़कर वहां से भाग गया। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आपराधिक परीक्षण के अभियुक्त,
₹1000 प्रति माह प्रत्यार्थी को देता रहेगा जब तक कि लगे दोष साबित ना हो यहाँ पे है, जब तक कि लगे दोष साबित ना हो जाते हैं। तो जो लड़की है इसने ये केस दायर करा कि मेरे संग गलत हुआ है और मुझे धोखा दिया गया है और मेरा जीवन बर्बाद किया गया है, अब मुझे न्याय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ये बोला था कि जब तक इस लड़की का केस इस यहाँ पे चलेगा तब तक बोधिसत्व गौतम इस लड़की को ₹1000 पर मंथ देता रहेगा, क्योंकि इसका अधिकार है। ठीक है ना, तो इसके अधिकार को इन्होंने दिलवाया कि इसका ₹1000 पर मंथ आप देते रहोगे खर्चा पानी। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल अधिकारों पर निलंबन कब लगता है? देखो, निलंबन की बात आती है, वैसे तो हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे समता का, सभी को समान अधिकार होगा, स्वतंत्रता को, आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार कि आपके संग कोई जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, शिक्षा संबंधी, संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, लेकिन कुछ आपत्तियां, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, आपत्तियां ऐसी होती हैं, वहां पर हमें इन अधिकारों को बिल्कुल बंद करना पड़ता है। आप कहोगे कि सर आपने तो अभी बोला था वीडियो में और हमारे संविधान कह रहा है कि मूल अधिकारों को कभी हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हटाया जाएगा। अब हम बताते हैं किन परिस्थितियों में इन्हें हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों पर निलंबन लगाने से मना करता है। बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 13 के अनुसार हम इन पर क्या नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, लेकिन निम्न कारणों में इनका निलंबन किया जा सकता है। किन कारणों में निलंबन किया जा सकता है? आ जाओ। प्रतिरक्षा सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में, इस बात को समझ लेना, इसी बात से आप समझ जाओगे इस पूरे क्वेश्चन का, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी बना दोगे। मूल अधिकारों का निलंबन कब लगता है? ठीक है ना, तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन बना दोगे इस छोटे से क्वेश्चन से ही, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करना बाकी है, आप इसे एक्सप्लेन करा दूं मैं आपको ना। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों पर निलंबन लगाने से मना करता है, लेकिन निम्न कारणों से इनका निलंबन किया जा सकता है। प्रथम, प्रतिरक्षा सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में, जो व्यक्ति फौजी हैं, फौज में हैं, पुलिस में हैं, यानी जो भी व्यक्ति सरकारी महकमे में हैं, सरकारी पद पर हैं, या प्राइवेट सेक्टर में है, या किसी भी लाइन में है, और उनको लगता है कि अब जैसे अब कोरोना लगा था, कोरोना काल चला था, तो कोरोना काल में क्या था, हमें डॉक्टरों की ज़रूरत थी, फौज की, प्रशासन की ज़रूरत थी। वो सब ये कह देते कि भाई हमारे तो कोरोना हो जाएगा, हम तो अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के अपने घर बालक बच्चों में जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता, उनका स्वतंत्रता, वो कहते हैं हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता है, हम कभी भी आएँ कभी भी जाएँ अपनी ड्यूटी के बाद। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि आप 24 आवर्स अपनी ड्यूटी दोगे और इन्हें छोड़कर आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए इन्होंने इनके अधिकारों को क्या कर दिया, कम। फौज से और पुलिस से क्या कह देते हैं, ना तो आप अपने घर पे जाओगे, ना कोई अन्य कोई कार्य करोगे जब तक हम ना कह दें। तो इनके अधिकारों को हमारी सुरक्षा के लिए छीन लिया जाता है। अगर हमारे देश पे कोई युद्ध कर दे, क्या कर दे, आक्रमण कर दे, जैसे आज यूक्रेन में हो रहा है, युद्ध छिड़ जाए, आक्रमण कर दे, तो फौजी और पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी सब ये कहने लगे सर हमारी तो छुट्टी लागू होनी थी इस महीने में, और हम तो अब रेस्ट करेंगे या हम अपने गांव जा रहे हैं। तो उस समय भारत सरकार इनके सभी स्वतंत्रता अधिकारों को छीन लेती है। ठीक है ना, जब सेना विधि लागू हो, अगर हमारे देश में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपत्ति स्थिति हो जाती है, देश को संभालना बड़ा ही भारी पड़ जाता है, तो वहाँ पे उस राज्य पे जब कोई बात नहीं संभलती है, तो जब सेना विधि लागू होती है, कहीं लड़ाई हो जाती है। और यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया, प्रति सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में ये जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 33 द्वारा दिया गया है, ये नहीं है कि हम बोल के दे दें। अनुच्छेद 33 कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में हम इन्हें छीन सकते हैं। जब सेना विधि लागू हो, सेना विधि यानी कहीं राज्य है वहाँ पे उपद्रव हो गया है, आक्रमण हो रहे हैं, स्थिति ज़्यादा भयावह हो रही है, गंभीर हो रही है, तो वहाँ पे
राष्ट्रपति कानून जब लग जाता है, सेना कानून लग जाता है, तो उन लोगों की सभी पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वतंत्रता की, सब की ये सब चीज़ें हम छीन लेते हैं। भाई आक्रमण हो रहा है, सब लोग अपने घर से बाहर थोड़ी टोलेंगे, सब लोग पढ़ाई करने थोड़ी जाएंगे, कोई अपना यज्ञ और कीर्तन थोड़ी कराएंगे, कोई नमाज थोड़ी पढ़ने जाएगा, अपनी मौत हाथ पे रखे हैं। तो उन चीज़ों को सबको छीन लेते हैं। संविधान संशोधन द्वारा अगर कोई इन मूल अधिकारों को कैसे छीना जा सकता है? संविधान संशोधन के द्वारा। अगर कोई स्वतंत्रता, हमारी ये मूल अधिकार है और कोई हमें परेशान कर रहे हैं या इनमें हमें कोई थोड़ा सा और परिवर्तन लाना है जिससे हमारा समाज और अच्छे से चले, तो इनका हम निलंबन कर सकते हैं, इनके जगह कोई दूसरा ला सकते हैं या इनमें फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने एक मूल अधिकार को हटाया था। संशोधन द्वारा कौन से अधिकार को हटाया था? संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था? किसी भी व्यक्ति को कितनी भी संपत्ति रखने का अधिकार था, वो चाहे जितनी अपनी संपत्ति अपने पास रख सकता है। लेकिन सरकार ने इस संशोधन को क्या कर दिया? मूल अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया कि आप अपनी मर्जी के अनुसार धन नहीं रख सकते हो, अगर रखोगे और कमाओगे तो आपको टैक्स देना होगा। आपातकालीन घोषणा द्वारा अनुच्छेद 368 द्वारा इनको रोका जा सकता है। ठीक है। आपातकाल जैसे वित्तीय आपातकाल लग जाए, कहीं भुखमरी दौड़ जाए, किसी से युद्ध हो जाए, या सरकार कोई नियम लागू करे और वहाँ पे विद्रोह उत्पन्न हो जाए, आपातकाल की स्थिति जैसे हो जाए, तो वहाँ पे इन सभी अधिकारों को छीन लिया जाएगा। आदमियों को घर पर ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना काल चला था, आपातकाल की स्थिति थी। अब कोरोना काल में क्या हो गया? इन अधिकारों को हमारों को छीन लिया गया। ना तो हमें स्कूल जाने की परमिशन, ना शिक्षा की परमिशन, ना धर्म की परमिशन, स्वतंत्रता, सब कुछ छीन लिया गया था हमारे। तो ये क्या था? आपातकाल स्थिति। और ये क्यों छीने थे? इन्हें छीनने में भी हमारा क्या है? हमारी भलाई होती है। तो इसलिए मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति के रक्षक होते हैं। ठीक है। अगर जिन बच्चों को इस टॉपिक में अब भी कोई डाउट हो, अगर इन्हें क्लियर करना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आप अपने पेपर देने जाओ, मैंने आपको ये कम से कम 300 वर्ड में कराए हैं। ठीक है। तो आप इनके और संक्षेप में अपनी अपनी बातों को लिख सकते हो। और आज मैंने जो जो बच्चों ने कमेंट की थी, जिनकी जो परेशानी थी, मैंने आज आपको बता दी है। आपसे फिर कह रहा हूँ, आप वीडियो को काट के जरा भी मत देखना। आप अगर वीडियो को काट के देखते हो तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला होता है। और आपसे चलते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आपके काफ़ी एग्जाम है, आपके काफ़ी सेमेस्टर है। मैं सभी सेमेस्टर से जुड़ी हुई वीडियो और लॉ से जुड़े हुए फैक्ट लाता रहूँगा। ये नहीं है कि आपको पास ही कराना है, इसके अलावा भी आपको नॉलेज देते रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा दो। जो भी वीडियो आती रहेंगी आपको तुरंत पता चलता रहेगा। ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।